गुड मॉर्निंग। और सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मुक्ता जी। सर तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। ठीक है सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक। हेलो, गुड मॉर्निंग मालव जी। गुड मॉर्निंग सर। पेज नंबर 87 88। गुड मॉर्निंग कलावती दोहर। आज का टॉपिक रहेगा ओबेसिटी, और जैसे कि पहले भी अपन ने इसके बारे में बताए हैं और रिवीजन क्लासेस हैं। सेंटर से अगर कोई एग्जाम की डेट पता लगी हो तो हमारे को भी बताना, क्योंकि हमने पूछे थे तो बोले सर अभी तो बन रही है, उसके पूरा टाइम पीरियड वगैरह बन रहा है। सर अभी हो जाएगा तो आप तो नहीं जमा हुआ है, बता दीजिए। अभी किस्त भी नहीं जमा हुआ, परीक्षा फॉर्म भी नहीं भराया हुआ है। हम लोगों ने तो फीस भी जमा कर दी और परीक्षा एग्जाम फॉर्म भी डाल दिया। हाँ तो वो सब परीक्षा फॉर्म जमा कर दिया आपने? हाँ, एग्जाम फॉर्म जमा हो गया हमारा। हाँ 302 से। हम लोग का तो इन्फॉर्मेशन नहीं आया सर अभी एग्जाम फॉर्म का। नहीं, हमको तो तारीख आ गई थी कि 25 तारीख से स्टार्ट हो गया फॉर्म डालना, तो आप लोग आके पूरी के। अच्छा हाँ, तो आप बोले सर आपकी बकाया फीस भी भर दीजिए और आपकी जो 3150 रुपए एग्जाम फीस ये भी भर दीजिए। जी जी, नहीं तो अपन लोग को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आया सर सेंटर से। हमारे को भी सेंटर से मैसेज नहीं आया एग्जाम फीस का। हाँ अच्छा, हमें भी नहीं आया सर। संतोष जी हमारे में लिंक सेंड करिएगा ना। कुछ सेंटर में 302 है हमारा ग्रुप में, लिंक सेंड कर दीजिए ग्रुप में। हाँ तो आप अपना लिंक सेंड कर दीजिएगा जिस लिंक से आप पैसा जमा किया है। नहीं, हम तो केस दे के आए, खुद गए थे। अच्छा केस दे के आए हैं? केस दे के आए, हम खुद गए थे, सर से मिल के आए। जी जी, डॉक्टर दिनेश जोशी सर। अभी लिंक ओपन नहीं हुआ है सर अभी, तब वो पैसा रख लिए होंगे, बाद में जमा कर देंगे आपका। हो सकता है एडवांस रख होगा, एडवांस। आज कहाँ बैठे हैं वशिष्ठ जी? मेडिकल में नहीं है क्या? नहीं नहीं, क्लिनिक में है सर, क्लिनिक में है। अंदर बैठे हैं क्या? यस यस। अच्छा, दिख नहीं रहे वही तो। नहीं, चैम्बर में बैठे हैं। चलिए बातें खत्म कीजिए और सर कंटिन्यू करिए। और टॉपिक गुड मॉर्निंग। हाँ क्लास चालू कर रहे हैं। पेज नंबर 80 88 निकालिए। गुड मॉर्निंग सर। और हाँ गुड मॉर्निंग। 88 पेज पे गुड मॉर्निंग। ओबेसिटी जो है वो आज का चैप्टर रहेगा अपन। ओबेसिटी चैप्टर जो है वो उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें कॉजेज वगैरह जो रहते हैं ओबेसिटी के और उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए आज का चैप्टर अपना रहेगा ओबेसिटी या मोटापा। और मोटापे से बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और पेशेंट भी परेशान रहते हैं। मोटापे के बारे में अपन बताते हैं कि क्या मोटापा सिर्फ अकेला खाना खाने की वजह से होता है ज्यादा, या और भी कारण है, तो उसी पे अपन चर्चा करते हैं। और मोटापा या ओबेसिटी वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा या एक्सेसिव बॉडी फैट शरीर पर इस स्तर तक एकत्रित हो जाए कि वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव या हार्मफुल इफेक्ट पैदा करने लगे। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा होता है, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्याएं, कई प्रकार के कैंसर आदि। मोटापे का मुख्य कारण अत्यधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना, शारीरिक गतिविधियों का अभाव इन कंज्यूमिंग हाई कैलोरी फूड्स, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, आनुवंशिकी या हेरिडिटी। हालांकि मात्र आनुवंशिकी, चिकित्सकीय या मानसिक रोग के कारण भी बहुत संख्या में लोग मोटापे से ग्रसित होते हैं, परंतु इसके और भी जो मोटापे के कारण रहते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। मोटापे का जो मुख्य कारण रहता है वो
जैसे जस्ट आफ्टर अगर मान लो कोई सही समय पे किसी मेल या फीमेल की मैरिज हो जाए 25 से 30 वर्ष की उम्र में, तो उसके ऊपर जो है वो काम का बोझ बढ़ जाता है। अब काम का जब बोझ बढ़ता है तो हमें जैसा कि एक फिजियोलॉजी है कि जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा काम करता है तो उसको फिर ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो आफ्टर मैरिज, जस्ट मैरिज के बाद, अभी तक मैरिज के पहले मेल जो है वो सिर्फ भाई बहन या मदर फादर इन लोगों का काम करते थे, कुछ घर का काम करते थे और उसमें कोई प्रेशर नहीं रहता था, दबाव नहीं रहता था कि ये काम करना ही है, बस एक जिम्मेदारी समझ के करते थे। और उसके लिए जो है वो एक मिनिमम भोजन की आवश्यकता उनको रहती है, 2 रोटी 4 रोटी इतना खा के और फिर अपना गुजारा करते थे। या मैरिज के बाद होता ये है कि मेल और फीमेल जब जिम्मेदारी जिसको अपन कहते हैं बढ़ जाती है, पत्नी आ जाती तो एक सदस्य और बढ़ जाता है। अब उसके जो काम रहते हैं वो ऐसे काम रहते हैं कि वो प्रायोरिटी बेस पे करना रहता है, क्योंकि जब भी अपन घर से बाहर जाते हैं तो बोले चलो ये ले आना, चलो वो ले आना, और अगर ये सब चीजें आप लापरवाही पूर्वक नहीं करते हैं तो मानसिक तनाव घर में कलह का कारण बनता है। तो व्यक्ति ये सोच के कि चलो ये काम तो करना ही है, मदर का भी कर देंगे और इसका भी कर देंगे, तो जब वो काम के लिए बाहर फिर ज्यादा देर रुकता है या ज्यादा फंक्शन को करता है, तो उससे क्या होता है कि फिर उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, तो वो फिर खाएगा भी ज्यादा। जब 4 रोटी खाता था तो 5 रोटी खाने लगे। इसके बाद, इसके अलावा क्या होता है कि शादी के बाद एक सुख की अनुभूति होती है, एक जो अधूरापन है वो खत्म हो जाता है, तो वो मेल और फीमेल उसको भी जो है वो महसूस करते हैं। तो इस कारण भी जो है वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से बहुत सारे एनर्जी वेस्ट होती है, और एनर्जी वेस्ट होती है तो डाइट बढ़ती है। दूसरा जिसको अपन कहते हैं खाया पिया लगने लगा, तो वो भी लगने लग जाता है। तो ये अपन एक पारिवारिक रूप से जो रेगुलर जिंदगी चलती है उस पे अपन जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो किस तरह से मोटापे को जन्म देती है। ये अपन ने 25 से 30 साल या 35 साल की उम्र तक का एक वर्णन किए। इसी प्रकार फीमेल में देखें अपन, फीमेल जो घर पे बहन हुआ करती थी, अब वो उसको कोई ऐसा बंधन नहीं था, उसने काम कर दी तो कर दी और नहीं तो नहीं करी। अब लड़की तो है तो पापा की परी है, वो तो इसी कारण हमने काम नहीं की, परंतु ससुराल आते साथ ही उसके पास ननंद है, सास है, ससुर है और पति, इनका जो है वो काम का बोझ बढ़ जाता है। अब ये काम ऐसे रहते हैं कि जिसका काम नहीं करो वही जो है वो तन के खड़ा हो जाता है। तो मैंने पानी लाने को बोला था तुमने लाए नहीं, ये तो फीमेल जो है वो फिर ज्यादा काम करती है, ज्यादा काम करती है तो फिर एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है और डाइट जो है वो ज्यादा ली जाती है। तो इस तरह से जो आफ्टर 25 to 35 मैरिज लाइफ के बाद जो बढ़ते हैं, वजन बढ़ता है, उसका अपन ने ये कारण बताया कि ये इस तरह से बढ़ सकता है। साथ ही साथ दोनों को जो सुख की अनुभूति होती है, चाहे वो सेक्सुअल हो या बच्चे हो गए, ये इस टाइप की, तो वो एक अलग चीज रहती है। तो ये मोटापे का कारण बनती है और फीड डिपॉजिट होता है क्योंकि उसकी डाइट ज्यादा। ये एक कुदरती चीजें हैं। अब आती है एक्स्ट्रा चीजों के बारे में अपन बताएं कि और कैसे बढ़ती है। तो जैसे जेनेटिक या हेरिडिटी मोटापे का कारण कुछ लोगों को जेनेटिक आनुवंशिकी होता है। यदि पेरेंट्स जो है वो हेल्दी हैं तो फिर वो बच्चे भी जो है वो हेल्दी हेल्दी निकलेंगे। अब उन बच्चों को हेल्दी होने से कैसे रोक सकते हैं अपन, जेनेटिक कैसे चेंज कर सकते हैं कि उनकी शुरू से जो है वो डाइट पे नियंत्रण रखा जा सके, उनकी डाइट जो है वो कम रखा जा सके, ताकि जेनेटिक इफेक्ट होने के बाद भी अगर मान लो उसके आपने डाइट कम रखे तो वो नहीं होगा मोटा, कम से कम 15-20 साल शादी की उम्र तक तो मोटा नहीं होगा, और उसके बाद जो है वो मोटा हो सकता है। तो वो अगर डाइट अगर उसकी मेंटेन है तो फिर वो आगे भी जेनेटिक चेंज हो जाता है। दूसरा तीसरा कारण प्रेगनेंसी, महिलाओं को गर्भावस्था में
समय में बहुत हार्मोन का बदलाव होता है जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल, प्रेगनेंसी इज ए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, नॉट ए पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल के अंतर्गत प्रेगनेंसी के दौरान मोर एक्स्ट्रा जो डाइट चाहिए रहता है वो एक्स्ट्रा डाइट मिलती है। और उस समय प्रेगनेंसी के समय किसी भी फीमेल को योगा, एक्सरसाइज या डाइट में कमी, ये सब चीजें बिल्कुल ना बताएं। उसको बाकायदा खाने दें, कोई एक्सरसाइज ना करें, रेस्ट करे, वो छोटा मोटा कोई काम कर सकती है अगर बिना किसी तकलीफ के तो वो करे। और उसी दौरान जो है वो उसकी हेल्थ बढ़ जाती है। वही हेल्थ जो है वो आगे तक फिर जो है वो हेल्दी ही रहती है फीमेल। तो उसको फिर बच्चा होने के बाद, डिलीवर्ड होने के बाद वो अपना डाइट पे कंट्रोल, प्रोटीन और इसकी डाइट कार्बोहाइड्रेट की ज्यादा ले ताकि बच्चे का भी पोषण हो सके। और उसके बाद जब 1 साल 2 साल बाद बच्चा फीडिंग छोड़ देता है तब वो फिर से की एक्सरसाइज करके और अपने आपको कंट्रोल कर सकती है। मीनोपॉज, महिलाओं में मासिक धर्म बंद और उसके बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। फीमेल में जो मेंसेस आने का मुख्य कारण रहता है वो ओवरी से निकलने वाले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहते हैं जो रेगुलरली मेंसेस को आते हैं, जिसके कारण मेंसेस आती है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन की स्पेलिंग ओ से शुरू होती है, OESTROGEN, ईस्ट्रोजन, और PROGESTERO है प्रोजेस्टेरोन। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहते हैं ये फीमेल में मेंसेस का कारण बनते हैं। जैसे ही मीनोपॉज आती है तो मीनोपॉज आने का मतलब जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है उनका निकलना बंद हो जाता है। तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जब निकलना बंद कर देते हैं या बहुत अल्प मात्रा में करते हैं तब मीनोपॉज, एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस के अंदर एक लेयर रहती है एंडोमेट्रियम, तो उसमें कैपिलरी की संख्या घटती चली जाती है। वो घट जाएगी तो अपने आप जो है वो ब्लीडिंग नहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की पेट के डिपोजिशन में हेल्प करने लगती है किसी भी फीमेल की। तो वो हिप के पास जो ये रहती भुजाएं, इसके पास और कमर के पास, पेट के पास ये लिम्स रहते हैं उसके दोनों तरफ, थाई में, ये फेट का डिपोजिशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो आफ्टर मीनोपॉज अगर किसी को मोटापे से बचना है फीमेल को तो उसको अपन सबसे पहला देते हैं कि भाई आप डाइट एकदम से एनर्जेटिक भर ले, एनर्जेटिक डाइट लें। जो आपका रेगुलर डाइट चलती थी वो बिल्कुल ना लें। 2 रोटी पे जाएं, सब्जी पे जाएं और कभी दाल कभी सब्जी। दाल जो है वो प्रोटीन डाइट है तो प्रोटीन डाइट दाल ले लें, सब्जी ले लें। अगर ये फीमेल करती है और छोटा मोटा कोई एक्सरसाइज जो घर पे कर सके, योगा करती है और खासकर टहलना, क्योंकि हार्ट के लिए सबसे ज्यादा मजबूती रहती है 40-45 के बाद, तो वो है वॉकिंग करना, टहलना। तो उसको अपन ये बोलते हैं कि भाई अगर आप इस मीनोपॉज के बाद टहल के, योगा करके अगर अपनी डाइट को कंट्रोल करके कर सकते हैं तो आप मोटापा नहीं हो। फिर लास्ट आता है डाइटरी डिसऑर्डर। सही पोषक आहार ना लेने के कारण भी मोटापा होने लगता है। ऑयली और स्पाइसी या फैटी फूड, कोई ऑयली फूड लेता है, जैसे बच्चों में देखा जाता है कि वो बर्गर, पिज्जा और जो स्पाइसी फूड रहते हैं अलग अलग, बहुत सारे, अपन को तो नाम भी नहीं मालूम, डोसा है और वो होते हैं दुनिया भर की चीजें जो आजकल जगह जगह पे मिलती हैं। ये जो फुल्की अपन खाते हैं उससे कभी मोटापा नहीं आता, तो ध्यान रहे। ये फुल्की है, छोटा मोटा चाट का आइटम है, वो कभी मोटा नहीं करते व्यक्ति। मोटा करते हैं ब्रेड, बर्गर, पिज्जा और केक। ये चीजें जो है वो मोटापा डालते हैं क्योंकि इनमें फैट जो है वो रेडीमेड मिलता है। इसके अलावा नॉनवेज का जिक्र ना हो तो फैट की कोई बात ही नहीं होती। तो नॉनवेज का इस्तेमाल करना, ये सब खाने पीने के लिए कोई भी मना नहीं करता, परंतु आप यूटिलाइज करें अपना। कोई बच्चे को आप रोज पिज्जा खिलाइए और उसको बोलो बेटी 4-5 किलोमीटर तुमको पैदल स्कूल जाना है और वापस आना है, वहां पर
5 घंटे मास्टर जो है वो तुमको पढ़ाई भी करवाएगा और आके फिर खेत जाना है तो उसका पिज्जा जो है वो पता ही नहीं चलेगा। तो यूटिलाइजेशन और सप्लाई, जिसको अपन बोलते हैं सप्लाई और डिमांड, तो अगर आपकी बॉडी की डिमांड है और उसको सप्लाई मिल जाती है तो फिर यूटिलाइजेशन भी होना जरूरी है। तो अगर किसी भी चीज का आज किसान जो है, किसान को आपने बहुत कम रेयरली देखे होंगे किसान को कि वो मोटा हो। उसका कारण क्या है कि वो पूरे टाइम फिजिकल एक्टिविटीज करता है, वहां पर खेती में जाता है, खेत में उसका काम। किसानी एक फार्मिंग जो है ऐसा जॉब है जिसमें कभी बैठ के आदमी कर नहीं सकता। उसको पूरे टाइम में खड़ा रहना है, चलना है। वो सिर्फ अपना पसीना पोंछने के लिए भर बैठता है, या खाना अगर घर से आता है, और खाना क्या आता है वो आपको मालूम है, जो रोटी और चटनी वगैरह आती है वो खाता है। और इसी कारण जो है वो किसान कभी मोटा नहीं होता, और इसलिए किसान कभी हार्ट अटैक या ऐसी बीमारी जो मोटापे के कारण होती है, अभी अपन आगे जिक्र करेंगे, उससे वो सफर नहीं करता। तो ये यूटिलाइजेशन के ऊपर बात रहती है कि भाई जो सिविलियंस रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, वो क्यों मोटे हो जाते हैं ज्यादा, गांव के लोग जो है वो दुबले क्यों रहते हैं। उसका कारण है कि खाने पीने के साथ साथ उनके यूटिलाइजेशन होता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी सभी को। इसी के बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, अधिक धूम्रपान करने के कारण भी मोटापा आता है। अल्कोहल की बात बता दें, कई बार पेशेंट जो है, जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट करें। जितेंद्र कुमार, चला जा। अरे गुप्ता जी इनका माइक म्यूट कराएं। जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट कीजिए, और उर्मिला जी भी। छुट्टी कब की है? कब बताएगा? आज तो बताएगा। अरे पढ़ाई करने आते, क्या करने आते, मस्ती करने आते, समझ में नहीं आते यार ये लोगों को। वशिष्ठ जी आपके पास नंबर हो तो फोन लगा दो आप। क्या करूं सर जी, लोग मानते नहीं है। जितेंद्र कुमार को क्या बोलूं, उर्मिला जी को क्या बोलूं साहब? मुझे मालूम नहीं। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए साहब। ग्रुप में से नंबर निकाल के फोन लगा दो। नहीं सर जी का नंबर नहीं है ग्रुप में हमारे साहब। सर ग्रुप से निकाल दो ना सर। सर आप ही म्यूट कर दो ना। हेलो सर, इन दोनों को रिमूव म्यूट रिमूव सर इन दोनों को निकाल दीजिए, रास्ते निकाल दीजिए सर। सर आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। सर वहां से ऑलमोस्ट कर दो सर। आप डिस्टर्ब होता है सर, समझने में क्या देख रहे हैं, कर रहे हैं। होने के बाद भी डिसिप्लिन में नहीं है ये लोगों को, क्या अक्ल है क्या नहीं है? हाँ, कंटिन्यू करिए सर, म्यूट कर लीजिए। हाँ देख रहे हैं म्यूट करने का कहाँ पर है, वो रिमूव या म्यूट जो भी है वो कर देते हैं। हाँ, अब आवाज आने तो बंद हो गई लगभग। ठीक है, किसी ने फोन किया है लगभग, मंगेश ने किए हैं कि शांति रखिए सभी, शाहब रिमूव कीजिए। ठीक है, तो अपन कंटिन्यू करते हैं इसको। अब आवाज भी आना बंद हो गई। ये अल्कोहल के विषय में हम बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मनचले युवक रहते हैं जो क्लिनिक पे आते हैं और दुबले पतले रहते हैं और बिल्कुल सीरियसली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सलाह लेना चाह रहा था। मेरे एक मित्र ने ये कहा कि तुम बियर पीना शुरू कर दो तो तुम्हारा जो है वो मोटे हो जाओगे, तो आप बताइए क्या है। तो पिछले बार भी हमने बताए थे कि हमें जो है वो आइडियल ट्रीटमेंट देने की आदत होना चाहिए। आइडियल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जिसमें किसी व्यक्ति के को लाभ तो हो और उसको आगे चल के कोई नुकसान ना हो। अब यदि मान लो आप कह देते हैं कि भाई आप बियर पीना शुरू कर दीजिए, मोटे हो जाएंगे। अब मोटा होने के बाद
क्या वो इसकी गारंटी देगा कि बियर छोड़ दे? 4-5 साल बियर पिए और मोटा हो गया फिर छोड़ दे? अगर मान लो उसने इस बात की गारंटी नहीं दी है कि मेरे को तो आदत पड़ गई है, तो इसका मतलब आपने जो ट्रीटमेंट दिए हैं वो आइडियल नहीं है। इसलिए कभी भी कोई ऐसा युवक आता है, एक बार एक हमारे पास युवक आया और वो बोले डॉक्टर साहब मैं आपसे मुफ्त में एक सलाह लेना चाहता हूँ। तो हमने बोले आप सलाह ले सकते हैं मगर हम थोड़ी देंगे आपको मुफ्त में सलाह। तो वो कुछ इस तरह के भी पेशेंट आते हैं, तो उनको आराम से अपने ज्ञान के बल पे जो है वो बोल के वो करिए। और अभी एक चीज गुप्ता जी ने बोले डिसिप्लिन की, तो ये बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन जो है वो जहां पे भी आप ध्यान रखिए कि डिसिप्लिन है, वहां पर जो है वो ग्रोथ वृद्धि है। आज हम सभी डॉक्टर्स के पास ज्ञान है, हम ज्ञान का कभी घमंड नहीं करते, हम मरीज को जो है वो ठीक करने पे विश्वास रखते हैं। पर हमें मरीज को भी ठीक करना है तो पूरे डिसिप्लिन के साथ। ये डिसिप्लिन कोई आज आपकी 1-2 साल की प्रैक्टिस नहीं है, ये लंबे समय तक प्रैक्टिस बने रहने के लिए, और हो सकता है कि आगे आपके बच्चे भी उस चीज विरासत को संभालें, तो उसके लिए आपको बहुत डिसिप्लिन और व्यवहार की जरूरत होती है। तो कभी भी ध्यान रखें कि इस चीज का कि इलाज अच्छा करें और डिसिप्लिन के साथ करें। उनको बताएं भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, इसी कारण वो आप सही बात बोलने में कभी डरे ना, क्योंकि झूठ जो है वो हमेशा खराब होता है और सच जो है वो सच ही रहता है। थोड़ी देर के लिए नुकसान जरूर हो सकता है, पर आपको जो उस बात की खुशी होगी कि सर ने बहुत अच्छी चीजें बताए। अब जो है वो अपन देखते हैं मोटापे के और अन्य कारण। ये तो अपन ने जितने भी देखे ये फिजियोलॉजिकल देखे, कुछ पैथोलॉजिकल जो इसमें है नहीं, जो इसमें नहीं है वो वहीं पे चाहे तो 6वें नंबर पे नोट कर सकते हैं पेंसिल में, अलग से नोट्स ना बना के। जिनके पास बुक है और जिनके पास नहीं है तो वो नोट कर ही रहे होंगे। तो उसमें 6वें नंबर पे आता है ब्रेन ट्यूमर। यदि किसी पेशेंट को ब्रेन में छोटे मोटे ट्यूमर की शुरुआत हुई है तो वो क्या करता है, ब्रेन में जो सीएसएफ का ड्रेनेज सिस्टम, सेरिब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड रहता है, उसको बहने का जो सिस्टम है उसमें ब्लॉक कर देता है। अब जो ब्लॉक हो जाता है तो बाकी बचा जो फ्लूइड है वो उसके सिर में जमते चला जाता है। अब वो जो फ्लूइड सिस्टम है वो ड्रेनेज ना होकर अब कहीं पे भी जाएगा, जहां उसको लगता है वहां जाएगा, और वो बॉडी में फैलने लगता है इधर से उधर वेन के द्वारा, वीनस सिस्टम के द्वारा, और वो मोटापे को जन्म देता है। और धीरे धीरे व्यक्ति जो है वो मोटा होते चला जाता है। जब अपन उसकी डाइट के बारे में पूछें तो वो बताएगा कि भाई मैं तो 2 रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, न मालूम क्यों मेरा मोटापा बढ़ रहा है। तो उसका कारण जो है वो एक ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता, पैथोलॉजिकल। दूसरा पैथोलॉजिकल कॉज जो सभी लोग जानते हैं वो है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड जो कि नेक में प्रेजेंट रहता है। नेक में जैसा अपन जानते हैं 3 ग्लैंड की अपन ने सूची लिखवाए थे, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। उनमें थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन्स जिसको T3, TSH, T4 के नाम से जानते हैं, अगर ये हार्मोन किसी व्यक्ति में अत्यधिक मात्रा में निकल रहे हैं तो वो व्यक्ति भी जो है वो मोटा होता चला जाता है। अचानक आपको लगेगा मोटा हो रहा है। आप उसके गर्दन की जांच करें, फ्रंट में, यहाँ पे फ्रंट में अगर उभरा पार्ट दिखाई देता है, और बहुत सारे लोगों ने ट्रीट भी किए होंगे, वो बीमारी कहलाती है ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं उसको। तो वो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन डिफिशियंसी से होता है, वो एक प्रकार का ट्यूमर टाइप का है। परंतु हार्मोन अगर डिस्टर्ब होते हैं, T3, T4 ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है, तो भी जो है वो व्यक्ति हेल्दी होने की चांसेस। तो ये 5 के बाद 6वां और 7वां पैथोलॉजिकल। और छोटी मोटी बीमारियां जो है वो ओवरी से संबंधित है फीमेल में, और दूसरी चीजों से, मगर सबसे मेन जो है वो डाइटरी है। डाइट का ही सबसे ज्यादा इसको अपन हाईलाइट करेंगे कि डाइट ही व्यक्ति को मोटा बनाती है। अब अपन देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं जिसमें
वो इस चीज को महसूस करे कि हाँ इसे नानी के वो पहले शायद मेरे को मोटा रखना है या मोटापा उसको चढ़ गया है। पहला है है? ज्वाइंट पेन भाई को या सामान उसके दे दो जोड़ों में दर्द, क्योंकि थाइमस ग्लैंड को सुसाइड ग्लैंड क्यों कहते हैं? थाइमस ग्लैंड को सुसाइड ग्लैंड कहते हैं, ये तो हमारे को अभी पहली बार पता लगा। थाइमस को जो है हो सकता है कि तो थाइमिन जो हार्मोन है वो WBC के पीछे पड़ जाता है, जो गुच्छे में जा रही WBC, और अपन को मालूम है कि नॉर्मल WBC होना चाहिए 4000 से 11000 के बीच। अब क्या होता है कि वो WBC का जो गुच्छा गया और उसके पीछे थाइमिन हार्मोन गया, तो रास्ते में जिसको अपन कहते हैं सर्कुलेशन में ये जो WBC है वो इतनी ज्यादा मल्टीप्लाई होने लगती है कि वो 4000 WBC से 40000 बन जाती है। तो ये 40000 को बनने से रोकने का काम कौन करता? थाइमिन। तो वो कंटिन्यू उनके पीछे पड़ा रहता है। अब अगर मान लो ये हार्मोन किसी बच्चे में ना निकले तो वो WBC बढ़ जाएंगी तो 4000 पहुंच जाएंगी, 4000 से 40000 पहुंच जाएंगी, और WBC की मात्रा बढ़ती है, उसी को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। तो हो सकता है कि ये ब्लड कैंसर जो है वो अगर हार्मोन की कमी हो तो उसके कारण डेवलप होता है, इसलिए उसे सुसाइडल ग्लैंड कहते हैं। ये एक अनुमान लगाया हमने। अब इसकी बात चलिए तो बता दें कि ये WBC बढ़ जाते हैं तो उनको जो है वो खाने की जरूरत होती है। जैसे अगर हम बॉर्डर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर पे अगर बहुत सारे सैनिक भेज दें, 10,000 सैनिक की जगह अगर मान लो 50,000 भेज दें, तो उन्हें उनको खाने पीने के लिए हमें भोजन भी तो भेजना पड़ेगा। और अगर अपन भारत सरकार भोजन नहीं भेजती तो जो आस पास के गांव रहते उनमें वो लूटपाट करके खाना, वो 40,000 अगर हो जाए और उनको जो है वो प्रॉपर भोजन नहीं मिले तो वो RBC प्लेटलेट्स इनको खाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण RBC की मात्रा गिरती है। मतलब पेशेंट में पहले हीमोग्लोबिन या खून की कमी होने लगती है, फिर प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, तो जिसके कारण उसको फैक्टर 8 की कमी होने लगती है, जिससे क्लॉट नहीं हो पाता ब्लड, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। और WBC फिर बढ़ने लग जाती है और ज्यादा, इसीलिए हो सकता है कि वो उसको ऐसा कहते हैं। अब सेकंड आएगा ज्वाइंट पेन के बाद हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अपन जानते हैं कि मोटे ताजी व्यक्ति हैं तो उसको जल्दी से ब्लड प्रेशर लेते हैं कि भाई, क्योंकि वेन्स जो जाती हैं आर्टरी और वेन, उनको फेट जो है वो दबाने का काम करता है। तो फेट अगर मान लो उसको दबाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। डायबिटीज, इंसिपीडियस और मेलाइटस दो रहती हैं, जिसमें से मेलाइटस जो है वो मोटापे की वजह से होती है। उसका कारण ये रहता है कि पेट में अगर चर्बी की मात्रा बढ़ेगी तो वो इंटेस्टाइन को दबाएगा, और इंटेस्टाइन को जब दबाएगा तो उसी के पीछे स्टोमक रहता है। स्टोमक और ड्यूडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कहते हैं, उसके बीच में फंसा हुआ रहता है ये पेनक्रियास। पेनक्रियास जो रहता है वो उसको निकालने का काम करता है हार्मोन्स को, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन जो हार्मोन रहते हैं वो हमारी शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और वो कंट्रोल करके और शुगर नहीं होने देते या डायबिटीज को नहीं होने देते। अब ऐसी अवस्था में जब इस तरह की प्रॉब्लम आ जाएगी तो एक और अपन निकाल रहे हैं फैटी लीवर। हम लीवर निकाल रहे हैं मॉडल। ये
का मॉडल है। एक बीमारी जो आप हमेशा सोनोग्राफी वगैरह में भी पढ़ते रहते होंगे रिपोर्ट में, फैटी लीवर। तो हम लीवर को इस तरह दिखा देते हैं जो सामने से दिखाई देता है। ये कैमरे के सामने रख के ये लीवर का मॉडल है, इस तरह से रहेगा। ये और अब इसके नीचे वाला हिस्सा देखते हैं, इसमें गाल ब्लैडर दिखाई देगा। नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहे हैं उसमें ग्रीन कलर का जो है वो गाल ब्लैडर जो बाइल को ले जाने का काम करता है, और जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है वो इंफीरियर वेना केवा है जो ब्लड जो है वो हार्ट में लाने का काम करता है। और बाकी जो व्हाइट कलर के अलग अलग दिखाई दे रहे हैं वो लिगामेंट रहते हैं जो कि लीवर को एक अपनी जगह रोकने का काम करते हैं। अब अगर मोटा व्यक्ति होगा तो उसके जो यहाँ पर इम्प्रेशन दिखाई दे रहे हैं गड्ढे, इसमें जो है वो दूसरे ऑर्गन फंसे रहते हैं, वहीं पे फेट भी जम जाता है और वही कहलाता फैटी लीवर। ब्लू कलर वाला क्या है सर जी, एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। कि ये जो जमा हुआ इसके, हाँ, ये ब्लू कलर वाला जो है वो इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से पेट से जो है वो ब्लड को लाता है। और हम हार्ट का मॉडल भी निकाल लेते हैं तो वो कहाँ डालता है ब्लड वो भी दिखा देते हैं। ये ऊपर वाला पहले सुपीरियर वेना केवा दिखा दें, ओपनिंग ऊपर भी रहती है और ये ऊपर की तरफ जो जाएगा और वो ब्लड लेके जाएगा। तो अब ये हार्ट का मॉडल, इसमें भी ब्लू कलर की दिखाई दे रही हैं। तो चैम्बर निकालते हैं हम, राइट एट्रियम कहाँ गया, ये देखिए ये राइट एट्रियम है। इसमें ऊपर की तरफ से जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ से ब्लड जाता है इसमें, ये कहलाता है सुपीरियर वेना केवा। और नीचे हम इसको पलटा देते हैं, नीचे ऐसा पलटाते हैं, ये दिख रही ये वेना और ये सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ। यहाँ से ये राइट एट्रियम में ब्लड आता है। इसमें आसपास लीवर के जम जाता है तो जो लीवर ठीक से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाता, उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। और पैनक्रियाज दब जाने के कारण जो है वो मधुमेह या डायबिटीज नामक बीमारी हो जाती है। फिर पेशेंट का फटीग यानी थकावट, मोटापा के कारण थकावट भी बहुत ज्यादा होती है। थायराइड डिसऑर्डर, इसके बारे में अपन सर इंफीरियर वेना केवा से पहले करने वाले थायरॉक्सिन। हेलो सर इंफीरियर वेना केवा से ब्लड सर पहले लीवर में जाता है, उसके बाद में फिर हार्ट के चैम्बर में जाता है सर, एट्रियम में? नहीं, पोर्टल वेन रहती है। पोर्टल वेन जो है वो उसका भी हम मॉडल लाएंगे। वो जो अपन खाना खाते हैं तो वो स्टोमक में जाता है और इंटेस्टाइन के द्वारा पोर्टल वेन, एक वेन होती है पोर्टल वेन, उसमें जो है वो पोर्टल वेन के थ्रू आता है लीवर में। और लीवर में उस ब्लड का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है कि जो सरल घटकों में टूटना। जैसे अपन ने पालक की भाजी खाए तो उसका फेरस ऑक्साइड बनेगा, आयरन बनेगा, ये सब चीजें बनेगी, तो वो सरल घटकों में पहले टूटेगा, वो कहलाता पोर्टल वेन से इसमें जाएगा। और फिर यहाँ से पूरा ब्लड जो है वो सुपीरियर वेना केवा के द्वारा, जो सुपीरियर वेना केवा बताया अपन ने, वो आएगा किसमें, हार्ट में। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर नहीं, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा हार्ट में आएगा।
और ये सुपीरियर वेना केवा है, वहां से तो ब्लड ब्रेन का, फेस का, नेक का और यहाँ सामने नेक का और हेड का जितना भी ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के द्वारा आता है और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा आता है यहाँ से, लीवर से। लीवर को स्टोर हाउस माना जाता है। हाँ, स्टोर हाउस या स्टोरेज करना, ब्लड का स्टोरेज करना, ऐसा माना जाता है लीवर। फिर जो प्रॉब्लम रहेगी ब्लड का स्टोरेज एक्सप्लेन होगा ना सर? सर ब्लड का स्टोरेज, सर ब्लड का स्टोरेज तो एक्सप्लेन नहीं होता है ना? स्प्लीन में जो है वो नया ब्लड बनता है। स्टोरेज इसलिए रखते हैं क्योंकि वहाँ कच्चा माल की आवश्यकता होती है, तो कच्चा माल भी तो इसी के थ्रू मिलेगा ना, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के लिए जो जाएगा। जैसे यहाँ पर लीवर में मेटाबॉलिज्म हुआ, अब मेटाबॉलिज्म जैसे अपन ने बताया भाई आपने पालक खाए, पालक के बाद पालक से लीवर ने क्या किया, आयरन अलग कर दिया। अब आयरन किसके बनने के लिए जरूरी रहता है, आरबीसी, तो वो ब्लड के थ्रू पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट जब पंप करेगा तब वो स्प्लीन में जाएगा। और स्प्लीन में क्या चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है हर चीज की, तो स्प्लीन जो है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब बनाता है क्योंकि इसका मतलब ऑक्सीजन कच्चा माल देता है। हाँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में जाता है, इसमें स्प्लीन में जाता है, इसमें लीवर में जरूरत नहीं रहती ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। फिर आता है डिस्टर्ब्ड स्लीप, ठीक से नींद, डिस्टर्ब स्लीप, ठीक से नींद नहीं हो पाना। पर ज्यादातर मोटे लोग तो सोते रहते हैं और सोने के कारण और फेट का डिपोजिशन होता रहता है। लीवर वापस से रीजनरेशन हो सकता है, रीजन बता दीजिए। क्या चीज शैन मंसूरी, फिर से बोलिए। सर लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो सकता है, इसका रीजन क्या है? हाँ, रीजनरेट तो कुछ मात्रा में होता है क्योंकि इसमें है, उसमें हेपेटिक सेल रहते हैं और हेपेटिक जो सेल्स रहते हैं ये ग्रेनुलेशन मेथड से रिपेयर होते हैं और रीजनरेट होने का भी चांसेस रहते हैं, परंतु इतना रीजनरेट नहीं होता कि नया लीवर बन जाए। बस ये है कि अगर सिरोसिस ऑफ लीवर सुनते होंगे आप लोग, जिसमें टोटल डिस्ट्रक्शन या लॉस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द हेपेटिक सेल्स होता है, तो हेपेटिक सेल अगर डिस्ट्रॉय हो गए या टूट गए तो वो फिर से बनने के चांस रहते हैं अगर उनको सही ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिशन मिलता जाए और मेडिसिन मिले तो फिर से की रीजनरेट हो जाते हैं। ऐसा सर चंद्रमोहन सर ने बताया था कि लीवर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है, इसलिए वो होता है। हाँ वही बात, सेल डिवीजन होता है, वही बात है ना, नए नए सेल बनते हैं। प्रिवेंशन अब देखते हैं कि भाई कैसे अपन इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें देखें, अवॉइड स्वीट एंड कोल्ड थिंग्स, मीठी और ठंडी चीजों का सेवन ना करें। अभी अपन ने ये देखे कोरोना के समय की गर्म पानी पीने की सलाह दी गई, ठीक है ना। तो वो अपन देखते हैं कि अवॉइड स्वीट एंड कोल्ड थिंग, ठंडी चीजें जो कोल्ड ड्रिंक पीने के आदी रहते हैं होटल वगैरह में जाके, तो वो महीने 2 महीने में एक आध बार पिए, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ लोगों की हैबिट रहती है कि पहले कोल्ड ड्रिंक पिएंगे फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज है रॉन्ग थिंग, बिकॉज ऑफ दे आर increase of fat deposition in the body. Second is take a nutrition food containing high protein and less fat. उच्च प्रोटीन और कम वसा युक्त भोजन लेना चाहिए। प्रॉपर स्लीप, उचित नींद होना चाहिए, लगभग रात को 11 बजे तक सो के और सुबह 6 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि 7 घंटे की नींद मोटापा नहीं लाती। नेक्स्ट है मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना, ऊर्जा के सेवन, ऊर्जा के उपयोग के बीच में संतुलन के कारण भी होता है। ये अपन ने बहुत डिटेल बताया कि यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी एंड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एनर्जी, बोथ आर, इफ द बोथ आर बैलेंस्ड, सो द क्लास चल रहा मेरा फैटी या ओबेसिटी आर नॉट। 11:30 अधिक चर्बी युक्त आहार का सेवन करना भी मोटापे का कारण बनता है। जैसे कि शाकाहारी में देखें तो सूरन, कटहल, भट्टे, बैगन,
और ये सब चीजें खाना मोटापे का कारण। और अगर नॉन वेज में देखें तो मुर्गा, बकरा, मछली नहीं करती कभी, मछली तो हार्ट के लिए सही रहती है, परंतु मुर्गा, बकरा, ये सब चीजें नॉन वेज ठीक है, 11:30 बजे चर्बी युक्त आहार है, उससे सेवन से चर्बी सर बढ़ जाती है। कटहल और कम व्यायाम करना और सूरन स्थिर को जीवन यापन एक ही बार खाए तो उससे हो जाता है सर? सर कटहल सूरन ये तो मौसमी फल है, जैसे एक आध बार खा लिए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एक दो बार खाए साल में तो कुछ फर्क, हाँ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपन पहले भी बता देते हैं कि कभी भी किसी भी चीज की हैबिट जो है वो नुकसानदेह होती है, और एक आध दो बार खाने में कुछ भी नहीं होता। इसमें अपन ने उसी प्रकार उदाहरण लिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो बहुत तरीके से चलाएगा। पर यदि उसकी आदत ही है फास्ट ड्राइव करने की, तो कभी ना कभी वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार का ये है कि आप अगर महीने चावल या रोटी में होता है सर ज्यादा मोटापा, उसमें बताइए आप। चावल खाने वाले मोटे कहीं दिखते हैं, कहीं नहीं दिख रहे सर। हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है पूरा चावल खाता है सर, सब दुबले हैं लोग। चावल में सर ज्यादा समोसा खाने से, आलू खाने से भी ज्यादा चर्बी होती है। डॉक्टर्स बोलते हैं ना चावल कम खाओ मोटापे की वजह से, इसके लिए। हाँ ठीक है, ठीक है। उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा रहती है चावल और आलू में, इसी कारण मना करते हैं। परंतु उनको ये बताना चाहिए कि आप चावल और आलू तो खाओ, परंतु उसको यूटिलाइज करो, उतना वर्क करो। अब जैसे अभी कन्हैया लाल जी कह रहे थे कि हमारे बालाघाट जिले में चावल खाया जाता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि वहाँ के लोग काम कितना करते हैं। उस हिसाब से वो काम भी करते हैं जितना कि वो चावल खाते हैं। तो काम करेंगे तो चावल अपने आप यूटिलाइज होगा, ठीक है ना, पसीना निकलेगा। आलू खाएंगे, काम उतना करेंगे, तो यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कभी भी ध्यान रखें कि डाइट बताएं किसी को तो उसका यूटिलाइजेशन भी बता दें। असंतुलित व्यवहार और मानसिक तनाव की वजह से लोग ज्यादा भोजन करने लगते हैं, जो मोटापे का कारण बनता है। तो ज्यादातर क्या होता है, कभी लड़ाई झगड़े में आदमी छोड़ देता है, परंतु उसको खाना खाना चाहिए। उसका कारण क्या है कि लड़ाई झगड़े में जो है वो बहुत मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है टेंशन के कारण, और टेंशन के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl निकलता है, तो वो अल्सर का कारण बन सकता है। तो पहले आप झगड़ लें और उसके बाद आके खाना खा लें, तो आपको कभी अल्सर नहीं होगा। और काम कर लें तो फिर वो और अच्छी बात है, तो मोटापा भी नहीं होगा। बाल्यावस्था और युवावस्था के समय का मोटापा वयस्क होने पर भी सर रह एक सकता है। क्वेश्चन था मेरा, जैसा और हमने बताया कि बचपन में अगर बर्गर, पिज्जा या ऐसी डाइट देते हैं। हेलो सर, बहुत क्वेश्चन है आपके पास, बोलिए। हाँ सर, जैसे मान लीजिए अगर भूख लग जाती है तो भूख लगने के बाद हम खाना खाते हैं तो 10-15 मिनट में तो एनर्जी आ जाती है सर, और स्टोमक में तो 2 से 3 घंटा भोजन रहता है सर, इंटेस्टाइन में जाने को तो समय लगता है, तो फिर एनर्जी कैसे आ जाती है सर अपने को? हाँ, ये एनर्जी ऐसी आ जाती है कि जैसे ही भोजन स्टोमक में जाता है, तो ये आपको हर चीज का वो पढ़ना पड़ेगा कि किसका जो यूटिलाइजेशन है वो तुरंत हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट शक्कर या मीठी चीजों में रहते हैं, और अपन जब मीठी चीज चाय के रूप में पीते हैं तो चाय पीते साथ ही एनर्जी आ जाती है। तो उसका कारण क्या है कि जो लार में अपने सलाइवा में टाइलिन रहता है, तो वो टाइलिन जल्दी से जल्दी उसको डाइजेस्ट करके और ब्लड में भेज देता है, तो जिसके कारण एनर्जी आ जाती है चाय पीने से। अब अपन स्टोमक में कोई चीज खाते हैं तो स्टोमक में जैसे ही जाती है वो, तो HCl एसिड और जो स्टोमक की ब्लड सप्लाई बढ़ा दे। ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज बहुत पावरफुल रहता है, तो वो जैसे ही पहुंचता है तो उसमें जितनी भी चीजें एनर्जी वाली रहती है वो एब्जॉर्ब होके और एनर्जी के लिए ब्रेन में पहुंचा देती है, तो जिसके कारण ताकत आ जाती है तत्काल। और बाकी जो मटेरियल रहता है वो फिर और जो डाइजेशन की दूसरी प्रोसेस है उसमें चला जाता है, ठीक है। हेलो सर जी, कई लोगों का दिन में खाना खाने के बाद सोने की आदत होती है, जो मोटापा। पूछिए सर मानसिक रोगी अधिक मोटा दिखता है हमेशा। सर जी वो मानसिक रोगी
टाइम हो जाएगा फिर खाना हम खाता है या आपको देख मोटा पढ़ा दिखता है। लेंगे। हाँ, हाइपोथायराइडिज्म या जो अवपु ग्रंथि है, अगर वो भी काम ठीक से ना करे तो भी जो है वो मोटापे की समस्या हो जाती है। बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करना मोटापे का कारण बन जाता है। जैसे कि सर ब्रेन ट्यूमर से कैसे बढ़ता है, तो इसको प्लीज रिपीट कर दीजिए एक बार। ब्रेन ट्यूमर से मोटापा होता है, इसको एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए थोड़ा। हाँ, ब्रेन ट्यूमर की जो शुरुआत होती है, फिर एक क्लिनिकल फीचर मेडिसिन कल बता पाएंगे। आज ब्रेन ट्यूमर का आपको बता देते हैं। ब्रेन ट्यूमर जो है वो सीएसएफ जो ब्रेन में, एक मिनट हम ब्रेन का भी मॉडल बताते हैं। इनकी लाल लगाने से गांठ की आवाज आती है। ये ब्रेन का मॉडल भी लिया है हमने, और जैसे कि ये ब्रेन ट्यूमर के बारे में अपन बता रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर से मोटापा कैसे बढ़ने लगता है। ये ब्रेन का मॉडल है और उसके दोनों सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाते हैं। ये दो पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स रहते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं कार्पस कैलोसम के द्वारा। और ये कार्पस कैलोसम यहाँ पर दिखाते हैं अपन, ये वाला, ये कार्पस कैलोसम रहता है सफेद कलर का, इसके द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। अब इसकी पेन के द्वारा हमारे को इसकी ड्रेनेज सिस्टम बताना पड़ेगा। अब इसको अपन अलग कर देते हैं और ये करीब ले आते हैं। ये अब इसमें जो है वो ये वाला जो पेन हमने जहां रखे हैं, ये वाला यहाँ गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कहलाता है फोर्थ वेंट्रिकल, और ये पीला वाला हिस्सा कहलाता है ये थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल, और यहाँ से एक नाली दिखाई दे रही होगी जो नीचे की तरफ जा रही, कहाँ गई ये नाली, ये देखिए एक नाली दिखाई दे रही है जो फोर्थ वेंट्रिकल तक जा रही है। और करीब कर देते हैं ये, और उससे नीचे और देखेंगे तो यही नाली कंटिन्यू होके और स्पाइनल कार्ड तक जाती है। ये यहाँ से ये ऊपर चली गई और फिर यहाँ से ये नीचे स्पाइनल कार्ड पे जाती है। और ये वाला जो हिस्सा है फोर्थ वेंट्रिकल, यहाँ से एक नाली जैसी रचना बनती है जो कि सीएसएफ को बहाने का काम करती है। सीएसएफ मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब जब कभी ट्यूमर होता है तो वो कहाँ पे होता है, ये पूरी की पूरी जो ड्रेनेज सिस्टम है, यहाँ पे अगर मान लो कोई छोटा सा ट्यूमर हो गया और ये ट्यूमर सिर्फ राई के दाने के बराबर रहता है, तो ये जो सिस्टम है, ये नाली वाला सिस्टम, यहाँ पर उसको सीएसएफ को बहने नहीं देगा। और जब वो बहने नहीं देगा तो वो सीएसएफ जो है वो यहाँ पर पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ब्रेन की बॉडी, इस तरह से ये फैल जाएगा। अब जैसे कि नीचे हम दिखाते हैं, इसमें येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स। इसी प्रकार जब हार्ट देखते हैं तो इसमें देखो आप रेड और ब्लू कलर की दिखाई देंगी। ये रेड कलर की इसकी ब्लड सप्लाई है और ब्लू कलर की इसका वीनस ड्रेनेज। इसी प्रकार ब्रेन में भी रेड और ब्लू कलर की इसमें जो अंदर सल्कस गायरस रहते हैं, ये इसमें भरी हुई रहती है। ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, अब जब यहां से नहीं बह पाता तो ये गड्ढे में जो वेन आती है उसमें से बहकर और बॉडी में जाके सर्कुलेशन में आ जाता है वो सीएसएफ, जो मोटापे का कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें अत्यधिक प्रोटीन रहता है और बहुत माइक्रोस्कोपिक जो है वो ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, जिसके कारण पेशेंट का पहले सिर बड़ा होता है क्योंकि उसको बह नहीं पा रहा सीएसएफ, और सिर बड़ा होने के बाद उसके जो है वो मोटापा बढ़ते चला जाता है क्योंकि प्रेशर सिम्टम आते हैं इसमें जिसके कारण। सर इसका कुछ टेस्ट वगैरह रहता है, हम कैसा पहचानना सर कि उसको सीएफएफ से मोटापा आ रहा है बोल के? हाँ, इसमें पहले तो ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो ब्लड में
CSF का टेस्ट कराते हैं कि ब्लड में CSF की मात्रा या प्रोटीन की मात्रा या अचानक WBC तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि CSF जो है वो WBC खाने लगता है, क्योंकि वो ब्लड का कंटेंट नहीं रहता, तो WBC खाने लगता है, तो उस पेशेंट का जो WBC काउंट है वो 11,000 से ऊपर पहुंच जाता है। एक तो ये पता लगा सकते हैं। दूसरा, जो ब्रेन का CT स्कैन होता है, CT स्कैन ब्रेन, तो उसमें जो है वो ट्यूमर का पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। BMI भी बढ़ा रहता है, ये सही बात बोल रहा है सामल खान जी। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट रहता है वो उसका वो भी बढ़ जाता है। पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आना, कम काम करके थकना बहुत ज्यादा, ये सिम्टम के आधार पे अगर पता लगाएं तो कैसे पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसका सिर भारी लगता है। आजकल वो जो है वो 4-5 सीढ़ी चढ़ता है और थक जाता है, खेत में जाता है तो 2 घंटे काम करके और फिर थक जाता है, या फिर उसका पसीना जो है वो बहुत लॉन्ग स्तर पे आता है। इसी कारण घर पे तो वो बनियान पे ही रहता है, परंतु बाहर भी जो है वो शर्ट नहीं पहन पाता। तो ये बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट रहती है, तो वो BMR बढ़ने के कारण होती है। बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। बेसल मतलब शारीरिक जो रेट रहता है वो। तो पेशेंट को पेशाब भी ज्यादा लगती है, प्यास भी ज्यादा लगती है, पसीना भी ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहता है, भूख भी ज्यादा लगती है। BMR बढ़ने के कारण होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो MD अशरफ हुसैन साहब ने जो पूछे, उम्मीद है कि उनको उसका आंसर मिल गया होगा। और अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि समय भी हो गया है, इंडिकेशन भी आ गया है कि भाई आपका टाइम हो गया है। तो क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट और मेडिसिन के बारे में अपन जो है वो कल इसमें कंटिन्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि परसों राखी रहेगी तो उस दिन छुट्टी रहेगी, तो उस दिन अपन डिस्कस करेंगे। और चूंकि छोटा चैप्टर रहेगा तो उसमें बाकी क्वेश्चनों के जवाब फिर कल ही दे देंगे। ठीक है, थैंक यू साहब। ओके सर, थैंक यू सर। सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे? एग्जाम फॉर्म? सर एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? वो गुप्ता जी को अभी सेंटर से पता लगेगा, गुप्ता जी को वो बता देंगे। सेंटर में पता करें, हमारे को नहीं मालूम रहता। ओके सर।